दोस्तों यहां से सबसे पहला ही सवाल आया कि सर आप ये बताइए कि इस केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले पार्ट में और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाले पार्ट में हम डील किसके बारे में करने वाले हैं। अरे सीधी लैंग्वेज में हम बोले तो हम ये बात कह रहे हैं कि हम यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। और आपको पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जिनके पास सिक्रीटरी डक्ट नहीं होती, इसलिए उन्हें बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बोलते हैं बच्चों? डक्टलेस ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सिक्रीशन जो होता है उसे बोलते हैं हार्मोन्स। क्या बोलते हैं उसे? हार्मोन। बच्चे यहां पे हम सबसे पहले शुरुआत ही करते हैं, वो करते हैं हार्मोन से। किससे करते हैं? हार्मोन से। जब भी कोई पूछे कि बताओ सर हार्मोन की क्लासिकल डेफिनेशन क्या थी, तो हमने कहा कि हार्मोन की क्लासिकल डेफिनेशन ये थी कि हार्मोन ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनको प्रोड्यूस करने का काम करती है। वो कौन करती है? एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन प्रोड्यूस करती है? एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड इन्हें डाल देती है ब्लड में, फिर ब्लड के थ्रू इनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है और ये किसी दूर स्थित जो टारगेट साइट थी, टारगेट ऑर्गन था जहां पे इसको क्या करना था काम, वहां ये हार्मोन पहुंचेगा। तो हार्मोन क्या था? हमने बोला हार्मोन एक प्राइमरी मैसेंजर है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसका सिक्रीशन एंडोक्राइन ग्लैंड करती है एंड उसे रिलीज करती है ब्लड में, देन ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड अप टू द डिस्टेंट टारगेट साइट, उसी को बोला हार्मोन। लेकिन ये डेफिनेशन थी, ये पुरानी थी। क्यों थी पुरानी? बच्चे कुछ साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा स्टडी किया, ऐसा देखा कि कुछ अपने शरीर में ऐसी ग्लैंड भी है जो एंडोक्राइन नहीं है, दैट इज नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड है, और वो नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड भी हार्मोन का सिक्रीशन करती है। तो एक बड़ा फेमस सवाल पूछेगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करती है, आप कहोगे यस, ट्रू स्टेटमेंट है। अगर कोई कहे कि हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स ओनली, तो आप कहोगे नहीं, गलत है, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी है जो हार्मोन का सिक्रीशन कर सकती है। जैसे हम बात करके चले हार्ट के बारे में, हम बात करके चले किडनी के बारे में, हम बात करें लीवर के बारे में, हम बात करें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में, ये सारी की सारी नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड्स थी जो हार्मोन का सिक्रीशन कर सकती है। लेकिन हमारी डेफिनेशन में तो क्या था कि हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है? बोलो हार्मोन तो प्रोड्यूस करती है एंडोक्राइन ग्लैंड। इसलिए हमने इस डेफिनेशन को कर दिया रिजेक्ट कि भैया हार्मोन हमेशा एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस नहीं करती, कुछ नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड भी हार्मोन प्रोड्यूस कर सकती है। और अब उन नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड को भी कंसीडर करवाना था, उनसे रिलीज होने वाले मटेरियल को भी हार्मोन कहना था, इसलिए हमने हार्मोन की एक नई डेफिनेशन दी। और हार्मोन की उस नई डेफिनेशन में जो करंट साइंटिफिक डेफिनेशन है उसमें हमने 3 पॉइंट पे फोकस किया। एक पॉइंट वर्ड था अपने पास नॉन न्यूट्रिएंट, एक पॉइंट अपने पास था इंटरसेल्यूलर मैसेंजर एंड एक पॉइंट था ट्रेस अमाउंट। मैं एक बार पूरी डेफिनेशन को पढ़ता हूं और फिर मैं आपसे वन बाय वन करके बात करता हूं। बच्चे ये डेफिनेशन क्या कहती है? ये डेफिनेशन कहती है कि नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, उन केमिकल को क्या बोलते हैं? हार्मोन। चाहे वो कहीं से भी रिलीज हो, चाहे वो कहीं से भी रिलीज हो, उन्हें क्या बोलेंगे? हार्मोन। अब सवाल था सर नॉन न्यूट्रिएंट का मतलब क्या था? ये बोला कि हार्मोन जिस भी टारगेट साइट जाके जुड़ेगा उसे कोई नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा, जो सेल हार्मोन को प्रोड्यूस करेगी उसे भी कोई नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा, इसलिए यह है नॉन न्यूट्रिएंट। तो सवाल था इसका काम क्या था? अरे जिस सेल से जाके, जिस टारगेट साइट पे जाके हार्मोन जुड़ेगा ये उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा, तो हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली में ये अपने पास है बेटा रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स, ये अपने पास है क्या? रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स है। पहली बात। दूसरी बात, सवाल था सर आपने बोला कि ये जो हार्मोन ये है इंटरसेलुलर मैसेंजर। इंटर मतलब बिटवीन, सेलुलर का मतलब सेल और मैसेंजर का मतलब मैसेज लेके जाना, मतलब एक सेल ये एक सेल ये, तो एक सेल से मैसेज को दूसरी सेल में लेके जाने का काम करता है, मतलब दो सेल्स के बीच कम्युनिकेशन करवाने का काम करता है, मैसेज पास करने का काम करता है कौन? हार्मोन। इसीलिए इसको बोला इंटरसेल्युलर मैसेंजर। सवाल था सर कहां करता है? बेटा एक सेल वो जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है उसे बोलते हैं सोर्स सेल। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सोर्स सेल। सोर्स सेल वो जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है एंड टारगेट सेल वो जहां पे हार्मोन जाके जुड़ता है। दूसरी सेल कौन सी थी? दूसरी अपने पास थी टारगेट सेल। दूसरी सेल थी बच्चे अपने पास टारगेट सेल। तो हमने बोला हार्मोन क्या काम करता है? सोर्स सेल से निकलता है और निकलता हुआ कहां जाता है? टारगेट सेल पे। तो हार्मोन्स जो है वो सोर्स सेल से इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं किसके पास? टारगेट सेल के पास, इसीलिए इनको बोला इंटरसेल्युलर मैसेंजर। तीसरी बात,
सर यहां पे लिख रखा है कि हार्मोन्स का सिक्रीशन जो होता है वो ट्रेस अमाउंट में होता है। हार्मोन्स का सिक्रीशन क्या होता है? ट्रेस अमाउंट में। ट्रेस अमाउंट में क्यों? थोड़े से अमाउंट में क्यों? बेटा थोड़े से अमाउंट में इसलिए कि हार्मोन तो है छोटा पैकेज बड़ा धमाका, मतलब थोड़े से अमाउंट में ही हार्मोन जो था वो बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाता है, इसीलिए इसको थोड़े से अमाउंट में सिक्रीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि हार्मोन जो अपने पास है वो क्या होता है? हाईली रिएक्टिव। हार्मोन हाईली रिएक्टिव है, इसलिए थोड़े से अमाउंट में ही सिक्रीट किया जाता है। और ये जो मॉडर्न साइंटिफिक डेफिनेशन है, ये सभी की सभी ग्लैंड थी, चाहे वो एंडोक्राइन हो चाहे नॉन एंडोक्राइन हो, कहीं से भी हार्मोन अगर रिलीज हो रहा है तो ये उन हार्मोन्स को एक्सप्लेन करती है और मैं कहूं उसको जस्टिफाई करती है। चले भैया अपना आगे सवाल था सर, ये हार्मोन अपने पास केमिकल नेचर कैसी रखता है? मतलब ये किस नेचर का होता है? प्रोटीन नेचर का होता है, स्टीरॉयड नेचर का होता है, कि कार्बोहाइड्रेट नेचर का होता है? कैसी नेचर है इसकी? बेटा हार्मोन जो हमारी बॉडी में होते हैं वो जनरली दो नेचर शो करते हैं। पहला प्रोटीनेशियस नेचर एंड दूसरी मेरे पास है स्टीरॉयड नेचर। दूसरी मेरे पास स्टीरॉयड नेचर। तो हार्मोन या तो नेचर में प्रोटीन का होगा या फिर नेचर में स्टीरॉयड का होगा। बोलो हाँ कि ना? अब प्रोटीनेशियस नेचर के जो हार्मोन थे उन हार्मोन्स को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला अपने पास है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। जब किसी हार्मोन का फॉर्मेशन अमाइनो एसिड के मॉडिफिकेशन से हो तो उसे बोलते हैं अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। जैसे अपने पास एपिनेफ्रिन जिसको अपन बोलते हैं एड्रेनलिन, दूसरा नोरेपिनेफ्रिन जिसको बोलते हैं नोरेड्रेनलिन। बेटा ये दोनों के दोनों जो अपने पास हार्मोन यहां पे है, इन दोनों के दोनों हार्मोन का फॉर्मेशन कौन से अमाइनो एसिड से हुआ? इनका हुआ टायरोसिन अमाइनो एसिड से। कौन से अमाइनो एसिड से? हमने बोला इनका हुआ टायरोसिन अमाइनो एसिड से। चले भैया अपना नेक्स्ट, दूसरा था आयोडोथायरोनिन। आयोडोथायरोनिन, आयोडोथायरोनिन का सबसे फेमस एग्जांपल मेरे पास है वो है थायरोक्सिन। एग्जैक्टली में थायरोक्सिन हार्मोन दो फॉर्म में मिलता है, एक को बोलते हैं T4 और एक को बोलते हैं T3। T4 एंड दूसरी को बोलते हैं T3। आपको बता दूं ये है आयोडोथायरोनिन, मतलब यहां पे भी टायरोसिन अमाइनो एसिड से जाके जुड़ता है कौन? आयोडीन, इसीलिए इसको बोला आयोडोथायरोनिन। तो आयोडोथायरोनिन में कौन सा आता है? थायरोक्सिन हार्मोन, जो दो फॉर्म में मिलता है, एक T4 एंड दूसरी T3। चले भैया अपना आगे नेक्स्ट, तीसरे में अपने पास थे पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन। ऐसे हार्मोन जिनमें अमाइनो एसिड की चेन बहुत छोटी है, हमने उसको बोल दिया पेप्टाइड। जिसमें अमाइनो एसिड की चेन बड़ी है उसको बोल दिया पॉलीपेप्टाइड। और जिसमें अमाइनो एसिड की चेन में मोर देन 50 अमाइनो एसिड आते हैं हमने उसको बोल दिया प्रोटीन। तो हमने बोला चाहे पेप्टाइड हो, चाहे पॉलीपेप्टाइड हो, चाहे प्रोटीन हो, हमने बोला वो सारे के सारे हार्मोन में क्या आया? इंसुलिन, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे हार्मोन, थैलेमस हाइपोथैलेमस के सारे हार्मोन, पैराथायराइड ग्लैंड के हार्मोन, थाइमस ग्लैंड के हार्मोन, चले भैया, और पीनियल ग्लैंड के हार्मोन। ये सारे के सारे किस नेचर के हैं? पेप्टाइड है, कोई पॉलीपेप्टाइड है और कोई प्रोटीन। मतलब ये सारे के सारे कैसे हैं? प्रोटीनेशियस हार्मोन। और ये सारे के सारे इधर वाले कैसे हैं? स्टीरॉयड हार्मोन। बड़े ध्यान से देखिएगा। सवाल था सर स्टीरॉयड हार्मोन में हमने किस किस को इंक्लूड किया? बेटा स्टीरॉयड हार्मोन में एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन, जिसमें आता है मिनरेलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड, सारे सारे कैसे हैं? स्टीरॉयड नेचर के हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल में प्रेजेंट हार्मोन है, दैट इज मेल सेक्स हार्मोन है। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये दोनों के दोनों फीमेल सेक्स हार्मोन्स में आते हैं। ये दोनों के दोनों किस में आते हैं? फीमेल सेक्स हार्मोन्स में। ये भी कैसे हैं? स्टीरॉयड हार्मोन्स। अब खास बात क्या थी? खास बात ये थी कि ये जो स्टीरॉयड हार्मोन है जिनके बारे में हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं, ये जो स्टीरॉयड नेचर के हार्मोन है जिनके बारे में हम यहां बात कर रहे हैं, ये मेरे पास प्रोटीन नेचर के हार्मोन है जिनके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे हैं। यस, ये मेरे पास प्रोटीन नेचर के हार्मोन है। ये मेरे पास प्रोटीन नेचर के हार्मोन है। हमने बोला ये स्टीरॉयड नेचर के जो हार्मोन दिखाई दे रहे हैं, ध्यान रखना बेटा, ये वाटर इनसोल्यूबल है। ये क्या अपने पास? वाटर इनसोल्यूबल। जबकि ये प्रोटीनेशियस हार्मोन है, ये जनरली कैसे होते हैं? वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। अगर वो कहे कि सारे के सारे प्रोटीनेशियस हार्मोन वाटर सोल्यूबल है तो आप कहोगे नहीं नहीं, अपने पास ये आयोडोथायरोनिन जो है ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है। मैंने बोला इनसोल्यूबल इन वाटर। इनसोल्यूबल इन वाटर। सवाल था सर जो वाटर में सोल्यूबल नहीं तो फिर वो सोल्यूबल किस में? बेटा ऐसे हार्मोन जो वाटर में सोल्यूबल नहीं थे उन्हें बोलते हैं फैट सोल्यूबल हार्मोन। इसको बोलते हैं फैट सोल्यूबल हार्मोन।
क्वेश्चन था सर। तो मोटी मोटी बात होगी कि सीधे के सीधे हमने बोल दिया, अगर कोई कहे कि सारे के सारे वाटर सोल्यूबल हार्मोन या प्रोटीनेशियस हार्मोन वाटर में सोल्यूबल, आप कहोगे नहीं, थायरोक्सिन हार्मोन एक्सेप्शन है। वो कैसा है? फैट सोल्यूबल, मतलब वो प्रोटीनेशियस नेचर का हार्मोन होने के बाद भी किसकी तरह बिहेव करेगा, काम किसकी तरह करेगा? वो करेगा स्टीरॉयड हार्मोन की तरह। चले, सवाल था सर दोनों के दोनों हार्मोन जो थे उनका काम करने का तरीका कैसा था? वो टारगेट साइट पे जाके कैसे काम कर रहे थे, वो टारगेट साइट की एक्टिविटी को कैसे रेगुलेट कर रहे थे? बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रोटीन हार्मोन्स के बारे में। किसके बारे में? प्रोटीन हार्मोन्स के बारे में। बच्चे प्रोटीन हार्मोन्स में सबसे फेमस एग्जांपल मेरे पास हमने लिया, वो लिया एफएसएच का। कौन से हार्मोन का लिया? एफएसएच का। हमने बोला ये एफएसएच हार्मोन जो था ये ओवरी में जाता है एंड ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट करवाता है। किसका डेवलपमेंट करवाता है? ओवेरियन फॉलिकल का, मतलब फीमेल में प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनवाने का काम करता है। चले, हमने बोला ये एफएसएच हार्मोन, और ये मेरे पास ओवरी की जो सेल थी, ओवेरियन फॉलिकल थी, उसकी सेल मेम्ब्रेन है। चले, सवाल था सर एफएसएच कैसे काम करेगा? बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला एफएसएच अपने पास है, वो प्रोटीन नेचर का हार्मोन है। कैसा है? प्रोटीन नेचर का हार्मोन, और वो वाटर में क्या होता है? सोल्यूबल। इसलिए हमने लिखा ये कैसा था? ये अपने पास है हाइड्रोफिलिक। लेकिन आपको पता है किसी भी सेल की सेल मेम्ब्रेन का मेन पार्ट होता है, वो होता है लिपिड। इसलिए सेल की सेल मेम्ब्रेन नेचर में कैसी थी? हाइड्रोफोबिक। मतलब जो ही ये हाइड्रोफिलिक हार्मोन सेल की सेल मेम्ब्रेन के पास आएगा तो सेल की सेल मेम्ब्रेन कैसी थी? हाइड्रोफोबिक। वो सेल की सेल मेम्ब्रेन तुरंत के तुरंत कह देगी कि तू सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकता। ये कहेगा क्यों नहीं हो सकता? तेरे बाप का माल है क्या? ये कहेगी हाँ, क्योंकि तू है हाइड्रोफिलिक और मैं हूं हाइड्रोफोबिक, तो तेरा मेरा कोई मेल नहीं, इसलिए तेरी सेल में एंट्री नहीं हो सकती। तो ये बोला कि मुझे सेल को कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है, तो वो कहेगी बिल्कुल तू इंफॉर्मेशन दे। तेरे जुड़ने का रिसेप्टर जो है ये सेल की कहां प्रेजेंट है? सरफेस पे। सेल की कहां प्रेजेंट है? सरफेस पे। तो एग्जैक्टली में ध्यान रखना कि टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन हार्मोन के लिए होती है इम्परमिएबल। इसीलिए प्रोटीन हार्मोन्स जो थे उनके रिसेप्टर टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे रिसेप्टर जो टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे होते हैं उन्हें बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। मतलब ये एफएसएच किससे जुड़ा? ये इस ग्रीन कलर के रिसेप्टर से जुड़ा, दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से जुड़ा। जो ही रिसेप्टर से हार्मोन जुड़ा तो अपने पास बना हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स या रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। अरे जो ही रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बना तुरंत के तुरंत सेल की सेल मेम्ब्रेन से सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज हुआ सेल के साइटोप्लाज्म में। सेल मेम्ब्रेन से क्या रिलीज हुआ? सेकेंडरी मैसेंजर। कहां गया? सेल के साइटोप्लाज्म में। इसको हमने बोल दिया रेस्पॉन्स फर्स्ट। तो जब भी बोले कि फर्स्ट रेस्पॉन्स क्या आया तो आप बोलोगे हार्मोन के जुड़ने के बाद सेल मेम्ब्रेन से सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज हुआ। किसमें रिलीज हुआ? आप कहोगे सेल के साइटोप्लाज्म में। मतलब सेकेंडरी मैसेंजर का हुआ फॉर्मेशन, और वो सेकेंडरी मैसेंजर क्या हो सकता है? साइक्लिक एएमपी हो सकता है, कैल्शियम +2 हो सकता है, IP3 जिसको बोलते हैं आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, ये हो सकता है। ये अपने पास था सेकेंडरी मैसेंजर। अब ये सेकेंडरी मैसेंजर टारगेट सेल के साइटोप्लाज्म में पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? बिल्कुल पहुंच गया। अब सवाल था सर ये सेकेंडरी मैसेंजर करेगा क्या? बच्चे इस सेल के साइटोप्लाज्म में पहले से ही प्रेजेंट है इनएक्टिव एंजाइम और इनएक्टिव प्रोटीन। ये सेकेंडरी मैसेंजर वहां जाएगा और जाके उन इनएक्टिव पड़े एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा। इनएक्टिव पड़े एंजाइम्स को क्या कर देगा? एक्टिवेट। अरे जो ही इनएक्टिव एंजाइम एक्टिवेट होंगे तुरंत के तुरंत सेल के अंदर क्या होने लगेगी? सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होने लगेगी, दैट इज बायोकेमिकल रेस्पॉन्स आने लगा। सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन हुई और सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन चलती रही, जिसकी वजह से सेल में क्या आया? कुछ फिजियोलॉजिकल चेंज हुआ। क्या हुआ बेटा? कुछ फिजियोलॉजिकल चेंज हुआ, या मैं कह दूं अपने पास आया फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। सवाल था सर फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्या आया? भैया इसने सेल में कुछ ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शन करवा दी जिसकी वजह से सेल्स बहुत तेजी से डेवलपमेंट करे। तो फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्या आया? डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। 1 डिग्री जो फॉलिकल थी, प्राइमरी फॉलिकल थी, वो बहुत तेजी से डेवलप होने लगी और वो उसने क्या बना ली? ग्राफियन फॉलिकल बना ली। ये चेंज देखने को मिला। ये किसका काम करने का तरीका था? ये काम करने का तरीका था प्रोटीन हार्मोन का। तो काम की बात यह है कि जब भी प्रोटीन हार्मोन को देखो तो याद रखना प्रोटीन हार्मोन जब भी काम करेगा तो उसमें सेकेंडरी मैसेंजर का इन्वॉल्वमेंट होगा, और मैं कहूं सेकेंडरी मैसेंजर का फॉर्मेशन होगा। अरे भैया अपन आगे नेक्स्ट। दूसरा अपने पास था वो था स्टीरॉयड हार्मोन। कौन सा हार्मोन था? स्टीरॉयड हार्मोन। बेटा स्टीरॉयड हार्मोन में हमने सबसे फेमस एग्जांपल लिया था, वो लिया था सेक्स स्टीरॉयड्स के बारे में। किसके बारे में बात करी थी डियर? हमने बात करी थी सेक्स स्टीरॉयड्स के बारे में। अपने पास सबसे फेमस एग्जांपल है एस्ट्रोजन का। किसका? एस्ट्रोजन का। ये स्टीरॉयड हार्मोन है और स्टीरॉयड हार्मोन नेचर में कैसे? हाइड्रोफोबिक। ये मेरे पास यूट्रस की सेल से जाके जुड़ेंगे। अरे कोई सी भी सेल रहे, सेल की सेल मेम्ब्रेन हमेशा कैसी होती है? हाइड्रो
फोबिक। कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक। तो हार्मोन भी हाइड्रोफोबिक और यूट्रस की सेल मेम्ब्रेन भी कैसी थी? हाइड्रोफोबिक। सेल की सेल मेम्ब्रेन भी हाइड्रोफोबिक। तो जो ही ये हार्मोन आया, तुरंत के तुरंत सेल मेम्ब्रेन ने देखा कि मैं भी हाइड्रोफोबिक, तू भी हाइड्रोफोबिक, तो तेरा मेरा तो मेल मिल गया, जैसा तू वैसी मैं, इसलिए तुझे सेल के अंदर आने में कोई दिक्कत नहीं है। तो तुरंत के तुरंत ये हार्मोन सेल के अंदर क्या हो गया? एंटर। तो मैं ये कह दूं कि स्टीरॉयड हार्मोन के लिए टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन परमिएबल होती है, क्योंकि दोनों की नेचर सेम दैट इज हाइड्रोफोबिक। तो हो गए ना चोर चोर मोसे रे भाई, ये भी हाइड्रोफोबिक, ये भी हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक हार्मोन आसानी से सेल के अंदर क्या हो गया? एंटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस हार्मोन का रिसेप्टर जो था वो सेल की सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट नहीं होगा, इस हार्मोन का रिसेप्टर तो सेल के अंदर होगा। और ऐसे रिसेप्टर जो सेल के अंदर प्रेजेंट है उन्हें बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर। उन्हें क्या बोलते हैं? इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर। तो इसका मतलब ये था कि ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो था, जो स्टीरॉयड नेचर का हार्मोन था, ये सेल के अंदर आया तो इसका रिसेप्टर कहां था? सेल के अंदर। लेकिन सर सेल के अंदर तो दो जगह थी, साइटोप्लाज्म था, एक न्यूक्लियस था जिसके अंदर भरा था न्यूक्लियोप्लाज्म। बताओ ना रिसेप्टर कहां पे? बेटा याद रखना, मोस्टली हार्मोन्स के रिसेप्टर जो होते हैं वो मोस्टली रिसेप्टर जो होते हैं वो कहां होते हैं? मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं। मोस्टली रिसेप्टर्स कैसे होते हैं? न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं, जो किसके अंदर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। मतलब ये एस्ट्रोजन आया, इसका साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर नहीं था, ये तुरंत के तुरंत न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को क्रॉस किया और ये चला गया न्यूक्लियस में। जो ही न्यूक्लियस में गया, इसको ये न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर दिखाई दिया, ये रेड कलर वाला। ये हार्मोन आया और न्यूक्लियस में प्रेजेंट अपने रिसेप्टर से जुड़ा, अरे जो ही ये रिसेप्टर से जुड़ा तो यहां पे HRC दैट इज हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स या रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बन गया कि नहीं बन गया? ये पूरा का पूरा जीनोम है, दैट इज जेनेटिक मेटर है, और ये येलो कलर की मैंने मान लिया जीन है। अब ये क्या काम किया? ये HRC जाके किसी स्पेसिफिक जीन से जुड़ा, क्योंकि जैसा इन्हें सेल के अंदर चेंज करवाना होगा, वो प्रोटीन बनाने की जरूरत थी, तो ये इस जीन से जाके जुड़ा। जो ही ये जीन से जाके जुड़ा, जीन में तुरंत के तुरंत ट्रांसक्रिप्शन होने लगा और क्या बना? mRNA। ये mRNA का ट्रांसलेशन हुआ, जिससे क्या बनी? प्रोटीन एंड एंजाइम। प्रोटीन और मैं कहूं एंजाइम, उनका सिंथेसिस हुआ। ये प्रोटीन और एंजाइम जो था, ये सेल के साइटोप्लाज्म में गया एंड इसने जाके क्या करवाया? हमने बोला सेल के साइटोप्लाज्म में बना प्रोटीन एंड एंजाइम। कहां बना? सेल के साइटोप्लाज्म में। और इसने क्या करवाया? किसी ना किसी टाइप की बायोकेमिकल रिएक्शन करवाई। और जब बायोकेमिकल रिएक्शन हुई तो बायोकेमिकल रेस्पॉन्स आया। लगातार बायोकेमिकल रिएक्शन होती हुई रही, उसकी वजह से क्या आया दोस्तों? फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स आया। और रेस्पॉन्स क्या आया? वो फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स ये था कि यूट्रस की एंडोमेट्रियम की सेल बहुत तेजी से डिवीजन कर रही थी, जिससे यूट्रस की एंडोमेट्रियम की थिकनेस क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। तो हमने बोला फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स आया तो क्या आया? तो हमने बोला उसमें हुआ प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ये क्या था? ये था फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। चले, मैं यहां तक की बात क्लियर है दोस्त? तो कह दूं मैं सीधा सा कि जब भी स्टीरॉयड हार्मोन काम करेगा उसमें सेकेंडरी मैसेंजर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, पहली बात। जबकि जब भी प्रोटीन हार्मोन काम करेगा उसमें सेकेंडरी मैसेंजर का इन्वॉल्वमेंट होगा। प्रोटीन हार्मोन पहले से बने बनाए एंजाइम को एक्टिवेट करवा के अपना काम करता है, जबकि ये जीन पे जाता है और जीन से नई प्रोटीन और एंजाइम का सिंथेसिस करवाता है, तब जाके इसका रेस्पॉन्स आता है। चलूं मैं आगे? यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत? यस, क्लियर है?